जो टॉपिक है वो अपना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लिखेंगे अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर क्या कि आपने जानते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है और शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर अपने जो फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रखा जाता है और किसी एक फैक्टर के अंदर चेंज करके उसका जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो इफेक्ट है वो आउटपुट पर देखा जाता है। तो उसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है, टाइम हमारे पास कम होता है और टाइम कम होने की वजह से क्या बोलते हैं, हम सारे फैक्टर्स जो हैं उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे एज इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ वन इनपुट, as equal increment of one input is added, comma, the input of other productive services, comma, the input of other productive services being held constant, being held constant beyond a certain point, beyond a certain point, the resulting increment of product, the resulting increment of product will decreases, will decreases. It means the marginal productivity will decreases. It means marginal productivity will decreases. लिखेंगे अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर या अन्य साधनों के स्थिर रहने पर, अन्य साधनों के स्थिर रहने पर जैसे जैसे एक साधन में परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे एक साधन में परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे सर्वप्रथम उत्पत्ति वृद्धि दर से वृद्धि दर से बढ़ती है, उत्पत्ति वृद्धि दर से बढ़ती है तथा तथा स्थिर दर से बढ़ती है, स्थिर दर से बढ़ती है। तत्पश्चात तत्पश्चात घटती दर से वृद्धि होती है, घटती दर से वृद्धि होती है। यानी हमने क्या किया कि जो आउटपुट के जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट किया और एक फैक्टर के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि जो हमारा जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो क्या होता है, आउटपुट जो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, बढ़ती दर से हो रहा है। फिर क्या होता है, कांस्टेंट रेट से हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, डिमिनिशिंग रेट से वो बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर 3 लॉ बन के आते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यानी उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम। तो ये जो पार्ट है तो हमारे इस तरह से करके परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बन के आता है। तो इसके अंदर अपन इसको बोल सकते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, जिसको इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। एक है उत्पत्ति समता नियम जिसके अंदर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। और एक्चुअल में जो मेन जो रिजल्ट आता है उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो जो है सारे अपने क्या बोलते हैं
इकोनॉमिक्स के अंदर कहीं पे भी यूज में लेते हैं तो वहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्जिस्ट होता है, तो वो वाला पार्ट इसके अंदर है, जिसके अंदर अदर फैक्टर्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो इसके अंदर पहले अपन क्या करते हैं, इसकी अजम्पशंस लिख लेते हैं, फिर उसके अंदर बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। लिखेंगे इसके अंदर वन फैक्टर वेरिएबल। सर एक हाँ क्वेश्चन था। हाँ लो वेरिएबल प्रोपोर्शन में एक तो उत्पत्ति वृद्धि होता है, हाँ, एक हास और एक नेगेटिव होता है ना, स्थिर वाला कहाँ होता पॉइंट? मैं बताऊंगा। जी। उत्पत्ति वृद्धि नियम भी होता है, उत्पत्ति समता नियम भी होता है, और उत्पत्ति हास नियम भी होता है। तो मैं अच्छा, बताऊंगा। क्योंकि हाँ काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में हाँ, कि ये प्रत्यक्ष अनुपात है, 3 स्टेज पे ऑप्शन में चौथा है उत्पत्ति समता नियम, आंसर रॉन्ग होता है। वृद्धि होता है, हास होता है और ऋणात्मक होता है। कौन सा नहीं है ये पूछा हुआ है किसी पर। नहीं तो ऋणात्मक नहीं होता ना। नहीं, समता नहीं होता था इसमें। नहीं, ऋणात्मक नहीं होता। ये काफी बार क्वेश्चन आया और राइट गया हुआ मेरा भी, इसलिए मैं कंफ्यूजन हुआ इससे। नहीं मैं अब वो कैसे जा रहा है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन उत्पत्ति क्योंकि सर हाँ बुक में भी यही दिया हुआ, उत्पत्ति वृद्धि हाँ, हास और ऋणात्मक नियम। ऋणात्मक नियम कौन सा होता है? तो और जैसे आपने जैसा भी डेफिनेशन में भी बताया था कि पहले उत्पादन बढ़ता है, हाँ फिर घटती दर से बढ़ता है, फिर हाँ, उत्पादन घटता है, नहीं उसमें मैंने ऐसा पैटर्न नहीं अनुपात। लिखवाया ना, मैंने इसको नहीं बुलाया, नहीं, मैंने बोला आपने तो ये बोला था दूसरे स्टेज में स्थिर रहना है, जो बताया आपने, लेकिन हाँ बुक में इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ डेफिनेशन। नहीं, उत्पत्ति मेरे को, मैं तो अब अभी इस पे मैं अभी आना चाह रहा हूँ, अभी क्या है, मैं फिर ये थोड़ा सा वो रह जाएगा, मैं उसी डायग्राम के ऊपर और उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा, वहां पर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। नेगेटिव लॉ जो है, उत्पत्ति ऋणात्मक नियम, तो मैंने नहीं पढ़ा कभी। और वो अगर आप कह रहे हो कि मेरा ऑप्शन सही आ रहा है, या हो सकता है कुछ उसमें कंफ्यूजन है आपको बताने में या क्वेश्चन ढूंढने में, अदरवाइज मेरे तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक कंज्यूमर या प्रोड्यूसर जो है रेशनल है, रेशनल होने के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब उसकी जीरो हो गई, तो टोटल प्रोडक्शन तो उसका मैक्सिमाइज हो गया, तो लॉ तो वहीं तक एग्जिस्ट करेगा ना, लॉ एग्जिस्ट तो वहीं तक करेगा। और उसके बाद भी अगर यदि क्या बोलते हैं वो प्रोडक्शन करता है, तो क्या बोलते हैं वो जो प्रोड्यूसर है वो रेशनल ही नहीं है। और वहां पे तो अपन ये बोलते हैं ना कि एमपीएल जो है, क्या बोलते हैं, जीरो से बाद जितनी भी एमपीएल है वो क्या बोलते हैं, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, छिपी हुई बेरोजगारी है। और इसके अंदर मैं आपको बहुत अच्छे तरह से इसके ऊपर सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। एक बार मैं इस पे मतलब ये पॉइंट दिखाता हूँ, वो आपका जो नियम है, मैं आपको समता नियम भी बताऊंगा, और किस पॉइंट पे आएगा वो भी बताऊंगा, और कैसे आएगा वो भी बताऊंगा, है ना। जी सर। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट अजम्पशन है, वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। एक साधन में परिवर्तन, वन फैक्टर वेरिएबल एंड अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। आज आज का ये जो टॉपिक है ना, आपने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, और उसके अंदर क्या बोलते हैं, आपके जितने भी जो डाउट्स बन के आएंगे वो सारे दूर हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस आपके, आप किसी और से पूछ के देखना कि वो ऐसा कर पाते हैं क्या नहीं। तो ये एक्चुअल में क्या, इस टॉपिक के ऊपर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया था मैंने 2018 के अंदर। तो यहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वीवी सिंह, विजय वीर सिंह सर, और वहां पर एक चेन्नई से प्रोफेसर आए थे, और एक क्या बोलते हैं बनारस यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आए थे। तो उनके सामने मैंने इसको, ये वाला ही उनको डायग्राम और इस तरह से मैंने उनको बताया जिस तरह से मैंने किया। और मैंने उनको ये भी बताया कि कॉर्डलेस प्रोडक्शन फंक्शन डेवलप ही क्यों हुआ, उसका रीजन बताया, किन किन ने बनाया, क्यों बनाया, और किसके लिए बनाया। और जब भी कभी क्या बोलते हैं हम कोई भी चाहे लॉ लेते हैं, तो वहां पे हमेशा ये लेते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ही क्यों लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही क्यों होता है, और क्या बोलते हैं इसी जगह पर सेकंड स्टेज ही बेस्ट क्यों होती है, परफेक्ट कंपटीशन ही बेटर क्यों होता है। उसके ऊपर मैंने आधा घंटे का करीब करीब लेक्चर दिया था। लेकिन और वो जो बाहर के जो स्पेशलिस्ट आए थे उन्होंने बोला था कि क्या बोलते हैं कि आपका बहुत स्ट्रांग है ये चीज, और उसके बाद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि 20 लाख रुपए नहीं थे। ठीक है, तो वहाँ रेट चल रहा था 20 लाख का, वो वाला सिस्टम था। तो मैं बताऊंगा, अभी वो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर है, लेकिन अब एक्चुअल में क्या है कि
वो अगर ऐसा राइट हो रहा है तो वो चीज समझ में नहीं आती है। कैसे होता है अभी अपन लेते हैं ना। एक अच्छा, जैसे बुक, जैसे आहूजा वाली बुक में भी ये 3 स्टेज दी हुई है, बढ़ते प्रतिफल, आसमान और ऋणात्मक, ये तीनों दी हुई है। बताओ लोग, बोलो पेज नंबर। और 299 पेज नंबर है इस मेरी बुक के अकॉर्डिंग। हिंदी में इंग्लिश में? हिंदी, हिंदी में। ठीक। 299। एडिशन शायद नया होगा, मेरा पुराना है। हेडिंग बताएंगे? सर 252 पे देखिए। 247 पे है। ये मैं अभी आ जाता हूँ उसके ऊपर, मैं अभी बता देता हूँ इसको ना। ये चीज जो लिख रखा है ना, ऋणात्मक प्रतिफल जो बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव रिटर्न्स, ये वो चीज नहीं है ना, वो चीज नहीं है जो आप अपन उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम, वो तीनों नियम के बाद ये तो उसको बता रहा है कि जो जो स्टेज जो है ना, तीसरी स्टेज जिसके अंदर रिटर्न्स नेगेटिव आ रहे, वो है ये, वृद्धि नियम नहीं है। अभी मैं आता हूं उसके ऊपर, है ना। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल तृतीय अवस्था की व्याख्या, यही है ना आपका हेडिंग ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव रिटर्न, जी, जी सर। है ना। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लॉ ऑफ वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, वहां पर ना उत्पत्ति वृद्धि नियम की बात कर रहा हूँ, यानी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स और इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स, वो मैं बता रहा हूँ। अभी आता है, अभी अपन बात करते हैं, ठीक है। ये कैसे बन के आ रहा है वो अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो तीसरी अवस्था की बात कर रहा है कि जिसके अंदर क्या बोलते हैं ऐसी पोजीशन आती है, और वो वाली पोजीशन कहां बनती है, वो है वो। चलिए लिखेंगे। फर्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, सॉरी फर्स्ट आपने लिख लिया, नेक्स्ट लिखेंगे टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, तकनीकी स्थिर है, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, तकनीकी स्थिर है। दूसरा तीसरा लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन परफेक्ट कंपटीशन अजम्पशन, यह पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है, पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है। फिर लिखेंगे प्राइस ऑफ फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, साधनों की कीमतें स्थिर हैं, साधनों की कीमतें स्थिर हैं। फिर लिखेंगे इसके अंदर यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस,
यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस, साधनों की इकाइयां सजातीय हैं, साधनों की इकाइयां सजातीय हैं, फिर लिखेंगे इसके अंदर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, फिर लिखेंगे इसके अंदर इट इज शॉर्ट रन थ्योरी, यह अल्पकालीन सिद्धांत है, यह अल्पकालीन सिद्धांत है। नेक्स्ट लिखेंगे ऑल गुड्स एंड प्रोडक्शन आर मेजर्स इन, ऑल गुड्स एंड प्रोडक्शन आर मेजर्स इन फिजिकल यूनिट्स, फिजिकल यूनिट्स, it means it is based on barter terms of trade, it means it is based on barter terms of trade, barter terms of trade। लिखेंगे सभी वस्तुएं, सभी वस्तुएं भौतिक रूप से मापी जाती हैं, सभी वस्तुओं का उत्पादन भौतिक रूप से मापा जाता है, अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होती है। नेक्स्ट लिखेंगे एब्सेंस ऑफ लेबर यूनियन, एब्सेंस ऑफ लेबर यूनियन, मजदूर संघों की उपेक्षा, मजदूर संघों की उपेक्षा, और लास्ट है इट इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन, इट इज बेस्ड ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन, पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। पॉइंट और रह गया, फैक्टर्स आर परफेक्टली डिविजिबल, एक और लिखेगा फैक्टर्स आर परफेक्टली डिविजिबल, साधन पूर्णतया विभाज्य हैं, साधन पूर्णतया विभाज्य हैं। यानी एक आदमी, डेढ़ आदमी, सवा आदमी, ढाई आदमी, इस तरह से ये पोजीशन इसके अंदर बन के आती है। तो इसके अंदर हमने बताया एक साधन जो है परिवर्तनशील है और बहुत जो बाकी के जो साधन है वो क्या है, कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी को इन्होंने कांस्टेंट माना है, यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट हमने बताया इसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन पर बेस्ड है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के ऊपर ये आधारित है। यानी पूर्ण परफेक्ट, जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो अजम्पशंस हैं वो सारी की सारी यहाँ एप्लीकेबल होती हैं। यूनिट ऑफ फैक्टर्स आर होमोजीनियस, यानी एक ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं एक व्यक्ति हट्टा गट्टा है और एक थोड़ा वीकर है, तो लेकिन दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है वो समान है, दोनों की प्रोडक्टिविटी समान है। यानी एक हट्टा गट्टा व्यक्ति जो है 10 डिब्बे बनाता है, 10 पैकेट बनाता है, तो जो वीकर है वो भी 10 पैकेट बनाता है, यानी उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप इसके अंदर नहीं है कि यदि जो भी प्राइस या वेजेस डिसाइडेड होती हैं या जो भी चीज आउटपुट होता है उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो गुड्स की जो आउटपुट को है वो क्या बोलते हैं मनी के रूप में न मान करके, नहीं क्या बोलते हैं सारा जो काउंट होता है वो जो कमोडिटी की जो फिजिकल क्वांटिटी है, 10 किलो गेहूं का हुआ, वीट का प्रोडक्शन हुआ या 20 किलो हुआ, वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर बन के आता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि एब्सेंस ऑफ लेबर यूनियन, यानी सरकारी श्रम संघों की यहाँ पे उपेक्षा की है, कोई भी तरह का किसी प्रकार का यूनियन नहीं है। अगर लेबर यूनियन होता है तो कौन सा मार्केट आ जाता है, आइडिया है? अगर मार्केट के अंदर लेबर यूनियन आ जाए, श्रम संघ आ जाता है, तो कौन सा बाजार बन जाता है? क्रेता एकाधिकार, क्रेता एकाधिकारी, मोनोप्सोनी, उसके अंदर बन जाता है क्या, क्रेता एकाधिकारी। तो वहां पर जो अपन डिओपोली के अंदर पढ़ते हैं या अपन बात करते हैं क्या
कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर क्या बोलते हैं, मोनोप्सोनी द्वारा भी एक्सप्लॉइटेशन होता है और मोनोपोली वाला भी के द्वारा भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो यहाँ पर आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं इसके अंदर, इफ लेबर यूनियन आर एग्जिस्ट इट मींस मोनोप्सोनी मार्केट एग्जिस्ट। लिखेंगे यदि मजदूर संघ विद्यमान होता है तो वहां क्रेता एकाधिकारी बाजार स्थित होता है। साइड में कहीं नोट लगा के डाल लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो काम उसको मिल रहा है और वो काम कर रहा है, यानी कोई भी जो है अनएम्प्लॉयड या सेमी एम्प्लॉयड पोजीशन के अंदर नहीं है। और जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, परफेक्टली डिविजिबल हैं, परफेक्टली डिविजिबल हैं। और अगर वो परफेक्टली डिविजिबल नहीं होते तो डेफिनेटली क्या बोलते हैं, वो हमारा जो डायग्राम है या जो लॉ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसके अंदर मैं एक थोड़ा सा छोटा सा टेबल बना के बात कर रहा हूं। यहां पर आपके पास लेबर लिया हुआ है, यहां आपके पास कैपिटल है, यहां आपके पास टोटल प्रोडक्शन है, यहां आपके पास एवरेज प्रोडक्शन है, और ये आपके पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। यहाँ कैपिटल जो है कांस्टेंट है, उसको मैंने 111 लिया हुआ है। यहाँ जो टोटल प्रोडक्शन है वो आपका नहीं है, ये आपके पास हो गया 10 और 20 30 30 30 60 60 और ये 80 और 10 ये 9 था 90, ये हो गया 90, ये हो गया आपके पास 80 और ये हो गया आपके पास 60। यहाँ APL जो है आप ये जानते हैं कि टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर, और ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो जो है आप फार्मूला आपको मालूम है, डेल्टा टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर अपॉन डेल्टा L। तो यहाँ आपने 10 में डिवाइड कर दिया, 1 का तो ये आ गया 10, 30 में 2 से किया तो ये आ गया 15, इसको किया तो आपके पास हो गया 20, इसको किया तो कितना हो गया 20, यहाँ आपके पास हो गया 18, ये हो गया 15, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, 80 डिवाइडेड बाई 7, तो 11.43, और ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई 8, 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको जो चीज कैलकुलेट होके आ रही है वो आ रहा है क्या, कि इस पॉइंट के ऊपर टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम। यहाँ पर आपके पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या है, 0 है। इसके बाद आपके पास जो है मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे जैसे अपन फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा पहला 10 है, फिर 20 है, तो इंक्रीजिंग रेट से, फिर 30 है, तो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो जहां पर क्या बोलते हैं ये 30 वाला पोजीशन बन के आता है, तो यहाँ इस पोजीशन के अंदर क्या होता है कि वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। इसके ऊपर जब ये टर्निंग पॉइंट होता है, इससे जब वो डिक्रीज होने लगता है, तो यहां तक तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसके इस पॉइंट का जो टर्निंग पॉइंट होता है उस पर कांस्टेंट रिटर्न्स उसके अंदर उसको मिलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चालू हो जाता है, और वो वाली पोजीशन यहाँ आती है जब MPL क्या हो जाता है, 0। और उसके बाद भी यदि प्रोडक्शन करता है तो वहां पर क्या बोलते हैं, उसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी क्या आ जाती है, नेगेटिव बन के आ जाती है। इसके अंदर
आपने डायग्राम भी देखा होगा। ये एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। यहाँ आपके पास क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है 0 है। यहाँ आपके पास टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो आपके पास क्या है, मैक्सिमम। ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है। इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम है। इसको बोलते हैं एफ पॉइंट लिखा होता है, इसको बोलते हैं क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जिसको बोलते हैं क्या, मोड़ का बिंदु। ठीक है। और वो मोड़ का बिंदु कब आता है, जब यहाँ पर क्या बोलते हैं, एमपीएल जो है वो क्या आ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एपीएल जो है मैक्सिमम है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एपीएल इज इक्वल टू एमपीएल। एपीएल इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एमपीएल बन के आ रहा है। तो और यहाँ आपको, यहाँ टोटल प्रोडक्शन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है, लेबर, और ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। इसके अंदर भी लेबर हटा देता हूँ एक मिनट। टोटल प्रोडक्शन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है। और ये आपके पास यहाँ आपने क्या कर रखा है, लेबर है उसको आपने वेरिएबल बना रखा है, और कैपिटल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ लेबर को वेरिएबल वेरिएबल बना रखा है, और कैपिटल को क्या ले रखा है इन्होंने, कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोगों ने बना लिया। हो गया रुपेश जी? जी सर। अब इसके अंदर एक तो ये ओ से एफ, और एफ से इसको एक जी पॉइंट डाल देता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स के अंदर क्या होगा, आपके पास लेबर को आपने इंक्रीज कर रहे हैं, कैपिटल आपके पास कांस्टेंट है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, और उसके अंदर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न।
वहां पर क्या है, लेबर इंक्रीज हो रही है, कैपिटल कांस्टेंट है, टोटल प्रोडक्शन जो लेबर है वो इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो तीसरा पार्ट है वो है आपके पास क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। उसके अंदर क्या, आपने लेबर को इंक्रीज कर रखा है, कैपिटल आपके पास कांस्टेंट है, टोटल प्रोडक्शन जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही है। और ये भी कहाँ, अप टू MPL इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट रिटर्न जो आपकी बात हो रही है वो इस पॉइंट पे है, F पॉइंट पर। और इसके अंदर ये भी आप लोगों को मालूम है कि स्टेज जो है, इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज कहां पे खत्म होती है, किसी को आइडिया है? फर्स्ट स्टेज जो है, नेहा मथुरिया। हाँ, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की जो मैक्सिमाइज होगी उससे पहले फर्स्ट। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर, ये हाँ, और संगीता गर्ग जी, फर्स्ट स्टेज APL क्या, आवाज नहीं आई आपकी ढंग से। अभी भी नहीं आई है, नीरज। सर जहाँ पे AP और MP बराबर हो रहे हैं वहां से होनी चाहिए। यहाँ से होनी चाहिए, चलो तो आपकी बात मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कि जो फर्स्ट स्टेज जो खत्म होती है वो ये शायद अपन ने अभी क्लास के अंदर आया भी था, एक क्लास के अंदर। तो ये जो इस वो है जहां पर क्या बोलते हैं, APL बराबर MPL है, ये वाली पोजीशन। तो ये यहाँ स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक स्टेज फर्स्ट है, ठीक है। और इसी पॉइंट से स्टार्ट होके जहां पर MPL जो है वहां मैक्सिमम होती है, स्टेज सेकंड है। और उसके बाद जो यहीं के बाद से वो जो लास्ट तक चलती है वो स्टेज थर्ड है, ठीक है। यानी अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, कब तक, जब APL मैक्सिमम होता है या APL बराबर MPL होता है। दूसरा ये अपनी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है, और ये आपके पास क्या है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। उत्पत्ति की प्रथम अवस्था, उत्पत्ति की द्वितीय अवस्था, उत्पत्ति की तृतीय अवस्था। यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर इस तरह की टेबल ली है जिसके अंदर क्या बोलते हैं, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, APL बराबर MPL है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये MPL पहले मैक्सिमम हो रही है, उसके बाद APL मैक्सिमम हो रही है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, डिमिनिशिंग होने लग जाती है। इसके अंदर कंडीशंस जो हैं फर्स्ट स्टेज की वो क्या है, APL मैक्सिमम, या अपन इसके अंदर कहेंगे APL बराबर MPL, ठीक है। स्टेज सेकंड, यहां पर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर मैक्सिमम, या अपन इसके अंदर कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो क्या है, 0।
थर्ड स्टेज जो है वो है क्या कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर डिमिनिशिंग होगा और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसके अंदर या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है तो जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। टोटल प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स। और जब ये क्या बोलते हैं इस तरह की फॉर्म के अंदर बन के आता है तो क्या हो जाता है, कॉनकेव। ठीक है, और जब ये कांस्टेंट रिटर्न्स टू होता है तो क्या होता है, पैरेलल टू, सॉरी टोटल प्रोडक्शन फंक्शन। टोटल प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्या होगा, थोड़ा सा खड़ा ढाल का होगा, एकदम खड़ा ढाल का होगा। उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। वर्टिकल लाइन। अब आप पहले आप क्वेश्चंस अपने आपके ले लो, फिर मैं लेता हूं अपने। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर स्टेज फर्स्ट जो है यहां से स्टार्ट कर रखी है ना, यहाँ पे खत्म हो रही है और सेकंड स्टेज यहीं से स्टार्ट कर रखी है। एनसीईआरटी की बुक में गलत लिखा हुआ है। ये भी यहाँ पे साइड में लिख देते कि स्टेज फर्स्ट के अंदर ऑल लॉ एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, सॉरी ऑल लॉ है ना, इसमें भी डिमिनिशिंग भी आ रहा है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू आउटपुट। इसके अंदर इंक्रीजिंग भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है और डिमिनिशिंग भी आ रहा है। यानी कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज के अंदर ये तीनों चीजें यहां से लेके यहां तक में, जब तक आपका ये मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम से पहले तक तो ये है, मैक्सिमम वाले पॉइंट के ऊपर ये है और ये वाली पोजीशन पे ये है। हाँ जी रुपेश जी, अब क्लियर है या जी सर। अभी भी वो चीज क्लियर है या अभी भी वही पोजीशन है? तो आपका क्वेश्चन था ना कि एमपी कांस्टेंट होगा ना, हाँ, किस पॉइंट पे हो रहा है सर कांस्टेंट टेबल के अकॉर्डिंग?
इस पॉइंट पे जहां पर एमपीएल मैक्सिमम हो रहा है, ये तो कांस्टेंट कैसा हुआ, मतलब 30 के बाद तो 20 हो रहा है, ऊपर भी 20 है। हैं? अब ये एक्चुअल में क्या है, ये तो एक रफली टेबल बनी हुई है ना, एक तो ये तो अपनी एक रफली टेबल बनाई हुई है उस हिसाब से, ठीक है। ये कभी भी, अभी इसमें क्या है, वो जितेंद्र नहीं है, लक्ष्मण जी हैं यहाँ पे। ये जो कर्व है, ये मैंने आपको पहले बताया, ये जो कर्व है, जब कभी कभी भी उसमें अपन ने क्या बोलते हैं मैथ्स की क्लास के अंदर, जब कॉन्वेक्स से कॉनकेव या कॉनकेव से कॉन्वेक्स में आता है, तो जो जिगजैग पॉइंट होता है, वो वाला पॉइंट कहलाता है क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ का बिंदु कहलाता है, ठीक है। इस मोड़ के बिंदु के अंदर ये एकदम अपन जो डायग्राम बनाते हैं वो एकदम ऐसे बनाते हैं, एकदम हुआ, एकदम मैक्सिमम हुआ, उसके बाद घटा दिया उसको, लेकिन जो इसकी शेप बन के आएगी वो ऐसी नहीं आएगी नॉर्मल वे में। आप देखना डायग्राम जो बनेंगे वो ऐसे बन के आएंगे, ये ऐसे बन के आया, ठीक है। ये वाला जो कर्व है, अपन इसको एकदम यहां से लेने के बाद क्या बोलते हैं, नीचे डाल देते हैं, ठीक है। ये कर्व ऐसे बन के आएगा, ये वाला जो है ना, ये इस तरह से जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, यानी वो जो घुमाव होगा ना, वो घुमाव एक, जैसे अपन कहते हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटर रहता है, उसके बाद नीचे आता है, थोड़ा सा पार्ट इस पे फ्लैटर रहता है, इस पॉइंट के ऊपर जब इसको बोलते हैं अपन क्या, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जब अपनी क्या होती है, जीरो होती है, तो स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होता है, जीरो होता है। यानी इस पॉइंट के ऊपर अपन जब मैक्सिमाइज करते हैं तो ये वाला पॉइंट इसका स्लोप निकल के आता है, तो यहाँ पे भी जब इसका जो पार्ट है वो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ये। और जब अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करते हैं, तो मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर इस तरह से डायग्राम बताया है, या तो ऐसा होगा, इस वाले पॉइंट के अंदर यहां से कर्व होगा, एकदम सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा एक दो क्षण की बात होगी जिसके अंदर ये ऐसा बन के आएगा, या ये ऐसा होगा, तो यहां पर ये क्या है, वो फ्लैटर बन के आएगा इस पोजीशन के अंदर। लक्ष्मण जी ऐसा है? जी सर। ऐसा होता है, या एकदम एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ही वो टर्न हो जाएगा? नहीं नहीं सर, वो थोड़ा सा चलेगा, फ्लैट हो गया। थोड़ा सा फ्लैट, थोड़ा सा मतलब ये है, मतलब जैसे अपने यहाँ पे, अब एक्चुअल में क्या इस वाली चीज में नहीं दिख पाएगा, क्योंकि ये तो मैंने एक चीजें ली हैं, जब डेटा आप लेंगे ना, तो मैंने इसमें बोला हुआ है कि सम जो है वो क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है, यानी 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, और हो सकता है उसका भी ज्यादा डिवीजन हो जाए, तो वो थोड़ा सा शेप जो है ना उसका फ्लैटर आएगा, है ना। जो, और ये अपन तो क्या कर रहे हैं, यहाँ डिवीजन कहाँ किया सम का, अपन तो सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6 एक श्रमिक को काम पे ले रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि ये जो है, आपने जो ये जो क्वेश्चन है ना वहां क्वेश्चन उठता है जब क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलरली उसके अंदर डिवीजन की हमने वो लिखवा रखी है मान्यता, और उसके अंदर यहाँ डिवीजन नहीं हो रहा। अब यहाँ पे इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि 3 से लेके 4 तक की वैल्यू कहां से आएगी, 0.1 से लेकर के नहीं, मतलब 0.9 तक, इस तरह से धीरे धीरे चलता जाएगा, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, 1 2 3 इस तरह से चलते जाएंगे, तो वहां पर एक पोजीशन के अंदर ये जो मोड है ना वो शार्प नहीं आएगा, ये मोड थोड़ा सा, मतलब जैसे अपन कहते हैं ना वो स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर कभी भी शार्प नहीं होते, वो थोड़े से ऐसे जाके फिर थोड़ा सा डलवा होता है, वो वाली पोजीशन बन के आएगी। और इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके चक्कर में पहले वाले नोट्सों में मेरे कभी भी देखेंगे, पुराने स्टूडेंट है, ये मैंने नहीं लिखवाया कभी भी, इस बार ही मैंने इसके अंदर जब आपने ये क्वेश्चन पुटअप हुआ तब मैंने इसको इस तरह से लिखवाया, अदरवाइज ये मैं लिखवाता नहीं इसके अंदर। अब बताइए। अब सर जैसे क्वेश्चन आता है कौन सी अवस्था नहीं है, तो वो उसमें आप, जैसे हाँ, इंक्रीजिंग आएगा, कांस्टेंट आएगा, डिमिनिशिंग और नेगेटिव आता है, उस क्वेश्चन कौन के सी अंदर नहीं मैं है? आपको, मैं आप है ना एक चीज मैं बताता हूँ, उस क्वेश्चन को आप अगर भी आपके पास कोई पेपर वगैरह पढ़ा हो या कहीं से है ऐसा आया है, उसको देखना, उसमें कुछ ना कुछ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। यहाँ पे भी जो एचएल आहूजा के अंदर जो भी पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे ऋणात्मक प्रतिफल की व्याख्या कर रहा है ना, कि मैं भी कह रहा हूं यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आएगा, यहाँ पर क्या बोलते हैं ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव पार्ट आएगा, हम बताते हैं कि तृतीय अवस्था है ना, लेकिन रेशनलिटी के बाद तो वो आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको बताते हैं कि ऐसा पार्ट बन के आएगा। लेकिन अब ये जो पार्ट बन के आया तो वो इसके ऋणात्मक प्रतिफल तो है, लेकिन ये नियम नहीं है, नियम नहीं है, उत्पत्ति वृद्धि नियम
उत्पत्ति वृद्धि नियम, यहाँ पे समता नियम, उसके बाद हास नियम, और वो हास नियम यहाँ तक ही रहता है, इस जगह तक। अब ऋणात्मक प्रतिफल आ रहे तो मेरे हिसाब से तो उत्पत्ति हास नियम यहाँ तक आना चाहिए फिर भाई। अपन जो उत्पत्ति हास नियम को जो लेके चलते हैं वो कहां से लेके चलते हैं, इस पॉइंट से लेते हैं जहां से गिरना लग चालू होता है। तो वो तो ये तो उसके बाद तो भी लगातार गिर ही रहा है ना, -10 जो है बड़ा है -20 से, तो ये भी तो गिर ही रहा है। अगर अपन एक साइंटिफिक या मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो ये भी गिर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉइंट से लेके यहां तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होगा। अब इस बात को जो ये मेरे को बताओ क्या बोलते हैं लक्ष्मण जी, ये भी तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग होना चाहिए ना, ये -10 -20 भी, क्योंकि अपन ये बोलते हैं कि सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, तो सीमांत उत्पादकता घटती जाती है, लेकिन हमारा जो लॉ है वो यहीं पे जाके खत्म हो जाता है, उसके बाद नियम नहीं बनता है ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ पार्ट होगा। हाँ अभी जैसे 2018 की वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन आया था हाँ कि जब पैमाने के स्थिर प्रतिफल लागू हो रहा है तो एक कारक के प्रतिफल में कौन सा नियम चल रहा होगा? उत्पत्ति है पैमाने के स्थिर प्रतिफल है, हाँ तो उत्पत्ति के नियमों में कौन सा चल रहा होगा? उत्पत्ति हास नियम, हाँ वो अभी मैं उत्पत्ति हास नियम चलेगा। हाँ मैं बताता हूँ वो। जी, तो इसमें समता नियम नहीं आएगा फिर उसमें ना? नहीं वो देखो समता नियम और उत्पत्ति वो चीज अलग अलग है, वो अलग अलग है, उसको मत करो, वो ये चीज वो क्वेश्चन नहीं है। वो तो ये क्वेश्चन पूछ रहे, वो तो ये पूछ रहे कि उत्पादन की द्वितीय अवस्था में जो है यहाँ या उत्पत्ति हास नियम जब चालू होता है तो कौन सी पैमाने का कौन सा प्रतिफल नियम चालू होता है, तो पैमाने का प्रतिफल भी जो होगा ना वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। उसको मैं बताता हूं अभी कैसे आएगा। ये पॉइंट से एपीएल जहां से मैक्सिमम हुई है उससे लेके यहां तक ही आएगा, ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं भी आपसे ही पूछता हूं कि इसके अंदर अपन बोलते हैं कि सब सेकंड स्टेज बेस्ट है, ऐसे बोलते हैं ना, द्वितीय अवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज बेस्ट नहीं होती। तो आप उसके सेकंड स्टेज के बेस्ट होती है, उसका क्या रीजन देंगे? टीपी मैक्सिमम हो जाता है 90। हाँ और एमपी 0 हो गया, उसके बाद बढ़ाना तो नेगेटिव में जा रहा है। और एपी भी मैक्सिमम है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद तो घट रहा है। हाँ मैक्सिमम उसका घटता है, तो एमपी 0 हो जाता है, यहाँ टीपी मैक्सिमम पे आ जाता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है उसको। हाँ और उसके बाद वाली स्टेज में तो नेगेटिव ही जा रहा है, इसलिए सेकंड स्टेज बेस्ट है। मैं आपको इसके अंदर 20 पॉइंट लिखवाऊंगा कि सेकंड स्टेज बेस्ट क्यों है। 20 पॉइंट। इस सेकंड स्टेज के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट लग रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार लग रहा है। इस सेकंड स्टेज के अंदर उत्पत्ति क्या बोलते हैं, मैंने अभी बताया, उत्पादन समाप्ति प्रमेय, आयलेंस थ्योरम, प्रोडक्ट एग्जॉस्ट थ्योरम, वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, इसलिए इस पे बेस्ट हो रहा है। इस पे कॉर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन एप्लीकेबल हो रहा है सेकंड पे, इसलिए क्या बोलते हैं सेकंड स्टेज बेस्ट है। और अभी और दो कारण और भी बताता हूं, अभी यहाँ इस पे आप अगर सेटिस्फाइड हो फिर मैं आगे चलता हूं। वो जो अब सर जैसे क्वेश्चन हाँ हाँ संगीता कैपिटल डिविजिबल है क्या? है सर कैपिटल डिविजिबल नहीं है ना सर? क्यों नहीं है? विभाज्य नहीं है। हाँ क्यों नहीं है सर? स्थिर साधन है ना। तो क्या हो गया? अपन ने क्या लिखा? शॉर्ट टर्म में होता है नहीं क्या स्थिर साधन डिविजिबल का मतलब क्या होता है? अरे भाई मेरे पास एक समोसा है, एक समोसे का आप क्या बोलते हो, पूरा समोसा मुंह में को खा जाओगे? एक बाइट लोगे ना, दूसरी बाइट लोगे, तीसरी बाइट लोगे। और गर्ल्स तो बहुत छोटा छोटा बाइट लेती हैं। बॉयज होते फिर भी हो सकता है 2 बाइट पे 3 बाइट पे खा जाए,
लेकिन वो तो बड़े स्टाइल स्टाइल से खाते हैं। तो वो वाली बात है। अब आप कह रहे हो कि इसमें आपको दिख रहा है डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा कैपिटल का? नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना। यहाँ पर क्या कैपिटल लेबर रेशो जो है ना C/L वो ये है 1/1, यहाँ पे हो रहा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। पूरा कैपिटल के अंदर डिवीजन हो रहा है पूरी तरह से। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि कैपिटल की जगह लैंड ले लो, एक खेत है। अब एक खेत पे एक काम कर रहे हो, दो काम कर रहे हो, दो काम कर रहे हो तो दो जगह बटेगा ना हिस्सा, तीन जगह कर रहे हो तीन जगह बटेगा ना। तो ऐसे ही तो बंटवारा हो रहा है, डिवीजन तो हो रहा है सर का। अब आप ऐसे सोच रहे हो कि सर ये पूरा एक है, यहां पे एक है, अगर इसमें लेबर कैपिटल लेंगे तो एक में एक का भाग लगेगा, दो में एक भाग है, तो ये डिवीजन नहीं हो रहा, ये डिवीजन हो रहा है इस टेबल के अंदर। ओके सर। रुपेश जी बस सर अब ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि हाथ से क्या टिक करूं। आंसर मैं बताऊंगा, वही टिक करना है इसके अंदर। इसमें ऋणा ये जो अब आप है ना, मैं आपको फिर क्लियर कर रहे हैं अपन इसके अंदर, इसको अभी संदिग्ध में रखते हैं। क्लास अपने पास है, रिकॉर्डेड क्लास है अपने पास। ये भी होगा कि मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप भी हैं तो आप भी अपनी चीज पे। मैं सिर्फ इसमें कह रहा हूं उस क्वेश्चन को आप एक बार उठाइएगा, है ना, और उस क्वेश्चन के अंदर उसकी जो लैंग्वेज है उसको अपन पकड़ेंगे, है ना। लैंग्वेज के चक्कर में होगा और कुछ भी नहीं होगा, है ना। और ये भी यहाँ पे भी जो लिखा हुआ है इसने नियम नहीं लिखा हुआ है, इसने उसके अंदर बताया थर्ड स्टेज के अंदर जो ऋणात्मक मिलते हैं वो चीजें। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं, है ना। अब इसके अंदर आप लोगों ने ये देखा हुआ कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ये सेकंड स्टेज लेबर है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, अभी यहां पे तो आपने क्या किया है, इसको कैपिटल को फिक्स किया हुआ है और ये वेरिएबल है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया वेरिएबल और इसको फिक्स कर दिया, है ना। तो देखिए क्या बन के आएगा। मैंने इसको यहां बना रहा हूं, इसको मैं दूसरा डायग्राम बना दूं कि उधर की सिर्फ, इसमें क्या गचर पचड़ हो जाएगी। एक डायग्राम में हो गया कि फिर वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लेबर तो है वेरिएबल और कैपिटल क्या है कांस्टेंट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने क्या कर दिया कैपिटल को क्या कर दिया वेरिएबल और लेबर को क्या कर दिया कांस्टेंट, तो मेरा ये जो डायग्राम है वो इधर से चलेगा, है ना। लेबर को कांस्टेंट कर दिया कैपिटल इधर चले तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है ना वो बन जाएगा क्या टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, और टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है ना वो बन के आ जाएगा एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर, वो सॉरी कैपिटल। ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बन के आएगी, ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब ऐसी पोजीशन जब बन के आएगी तो इस पोजीशन के अंदर यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या है, 0 है, और यहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो रहा है कि जो सेकंड स्टेज, जैसे यहाँ पे यहां से लेके यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड स्टेज कहां खत्म होगी, जहां एपी के मैक्सिमम होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, जहां पे टीपीएल मैक्सिमम हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, एपी के मैक्सिमम हो रहा है।
और एपी के जब मैक्सिमम हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, एपी के बराबर एमपी के हो रहा है, यहां पर एपी के बराबर एमपी के हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, स्टेज ऑफ कैपिटल की फर्स्ट, ये कहलाएगी जहां से क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन कहां पे मैक्सिमम हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन जो है इसके अंदर, तो टोटल प्रोडक्शन यहां मैक्सिमम हो रहा है, ये टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल है, तो टोटल प्रोडक्शन कैपिटल यहां हो रहा है, यहां एमपी के 0 हो रही है, तो ये कहलाएगी क्या, सेकंड स्टेज ऑफ कैपिटल। और उसके बाद ये पे एमपीएल के एमपी के क्या हो गया, यहां पे नेगेटिव हो गया, तो ये कहलाएगी क्या, थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं क्या, सिमेट्री ऑफ थ्री स्टेजेस, क्या, सिमेट्री ऑफ थ्री स्टेजेस। फर्स्ट यानी कहने का मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज इक्वल टू थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल, और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज इक्वल टू फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल, एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इज इक्वल टू सेकंड स्टेज ऑफ कैपिटल। ये डायग्राम आपको ना एचएल मिलेगा ना और कहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक किताब के अंदर है, उसका किताब का जो नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर जेएम जोशी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एचओडी रहे हुए, उनकी किताब के अंदर ये डायग्राम बना हुआ है, बाकायदा टेबल बनी हुई है, कैसे ये रिफ्लेक्शन होकर के बन के आएगा और ये इसकी शेप कैसे आएगी, वो सब चीज इसके अंदर बनी हुई है। अब मैं तो सिर्फ इतना सा आपको समझाने के लिए ऐसा बोलता हूं कि जैसे अगर अपन ने लेबर के साथ किया, अगर अपन कैपिटल के साथ करें तो मेरे यहाँ पे वो सब चीजें प्रूव हो रही है कि यहाँ पे अगर अपन कैपिटल के रेस्पेक्ट में बात करें तो पहली स्टेज यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे भी डेफिनेट 0 पॉइंट होगा जहां पर ये क्या बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, जैसे यहाँ से टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है 0 था, ऐसे टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल भी क्या बोलते हैं यहाँ पे 0 होगा। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब क्या बोलते हैं एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल और क्या बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जब बराबर होंगे तो वहां पर क्या होगा, स्टेज फर्स्ट खत्म होगी, वहां से स्टेज सेकंड चालू होगी, कब तक चालू होगी, जब एमपी के जो है क्या बोलते हैं 0 नहीं हो जाता, उसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल चालू होगी, वो वैसी चीजें बन के आती। इसलिए भी सेकंड स्टेज जो है बेस्ट होती है, यदि हम साधनों को रेसिप्रोकल कर दें, व्युत्क्रम कर दें, यानी जो पहले श्रम को स्थिर रख करके नहीं, सॉरी श्रम को परिवर्तन करके पूंजी को स्थिर रख रहे थे, अब हम क्या कर दिया, पूंजी को परिवर्तनशील करके श्रम को स्थिर रख दिया, तो उत्पादन की द्वितीय अवस्था हमेशा वही बीच में ही आएगी। कोई डाउट है इसके अंदर रुपेश जी? जी नहीं सर। हैं? तो इस तरह के क्वेश्चंस डाउट तो नहीं सर, इस तरह के क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं क्या सर? आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं सर? जी। ये एक्चुअल में क्या, मैं इसको मैं बताऊं क्यों मैं इसके ऊपर लेके आया हूं। हमने भी आपके जैसे ही इतना ही पढ़ा था, जब मैं यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब पीजी करने आया तो यहाँ के जो प्रोफेसर थे ना, अब एक्चुअल में जेएम जोशी ने खुद ने वहां पे किताब लिखी है वहां पे, लेकिन मैं उनसे नहीं पढ़ा हुआ, उनको मैंने अपने जो इलेक्शन का जो मैं प्रेसिडेंट था तो वहां पर उन्होंने इनोग्रेशन में बुलाया था, तब उनकी मेरे को बुक हाथ लगी थी और उन्होंने मेरे को इन चीजों के ऊपर डिस्कस हुआ था कि ऐसा भी होता है, तो वो बुक मेरे पास अभी भी है वो बुक, और उसके अंदर ऐसा चीजें बनी हुई हैं। अब ये सिमेट्री ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में एचएल आहूजा ने भी लिखा हुआ है, लेकिन डायग्राम नहीं बना रखा है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं इसके अंदर, अब सेकंड स्टेज ऑफ ये वाली स्टेज के अंदर क्या हो रहा है कि अपन क्यों कह रहे हैं सेकंड स्टेज जो है वो बेस्ट क्यों है, क्योंकि ये एमपीएल और एमपीके के बीच का स्टेज है। ये कभी देखा है आपने, एमपीएल और एमपीके जब 0 होता है उसका बीच का स्टेज वाला कहां पे आता है, ध्यान लगाओ थोड़ा सा। लक्ष्मण जी, अब लगेगा देखो एकदम, ऐसा देखा है कहीं अपन ने? रिज लाइन पड़ी हुई है, परिधि रेखाएं,
नहीं सर। अरे पढ़ी होंगी यार, तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पर क्या है कि इस वाली रिज लाइन के ऊपर, जैसे इसको आर और एस नाम देते हैं, इस लाइन पर क्या है, एमपीएल 0 है, और इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर एमपी के 0 है, और इस लाइन के प्रत्येक बिंदु पर एमपीएल 0 है। ये वही वाला एरिया है, सेकंड स्टेज। और ये वाले एरिया के अंदर इसके जो बीच का क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में इकोनॉमिक जोन, आर्थिक क्षेत्र। और इसके इधर वाले क्षेत्र को बोलते हैं अनार्थिक क्षेत्र, है ना। तो ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, ये कहलाती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, और ये कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और यदि अपन इधर की तरफ से चले तो ये कहलाती है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैपिटल, ये कहलाती है सेकंड स्टेज ऑफ कैपिटल, और ये कहलाती है थर्ड स्टेज ऑफ कैपिटल। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जोन। और ये वाला इधर का एरिया नॉन इकोनॉमिक जोन, गैर आर्थिक क्षेत्र। एक रीजन ये भी होता है कि सेकंड स्टेज बेस्ट क्यों होती है, इसको बोलते हैं ऊपरी परिधि रेखा, अपर रिज लाइन। इसको बोलते हैं लोअर रिज लाइन। और अपर रिज लाइन और लोअर रिज लाइन के जो बीच का हिस्सा, अब अपन इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि जब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं एमपीएल क्या है, 0 है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं इस रिज लाइन के अंदर टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। और इस लाइन के ऊपर क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। और अपन ये कहते हैं कि कोई भी आइसोक्वांट के अंदर समुत्पत्ति वक्र के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र के अंदर ही संतुलन होता है, किसका, प्रोड्यूसर का, उत्पादक का संतुलन जिसको बोलते हैं, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो इस पे होता है, इसके इधर और इसके इधर नहीं होता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये तो है रुपेश जी। जी सर। ये तो है ना। और ये भी चीज भी पढ़ा हुआ है कि इसमें भी स्टेज दिखा रखी है, लेकिन इसको मैंने इसके साथ कोरिलेटेड इसलिए किया क्योंकि ये वाला पार्ट वही है। अब जरूरी नहीं है, वो तो एक चॉइस है कि उसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, वहां पर क्या बोलते हैं, संतुलन के बंदर बन के आएगा। और इसके अंदर जाएंगे तो यहां पर इसके ऊपर संतुलन बन के आएगा, तो इसके बीच के स्टेज के अंदर ही क्या बोलते हैं, चीजें बन के आती है। तो परिधि रेखा जो है वो ऐसा पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर भी ये जो परिधि रेखा और ये जो चीजें है ना, वो भी इसलिए है कि ये जो उत्पादन फलन है ये क्या है, क्यूबिक है, क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन है। अब इस पे मैं बाद में आऊंगा, पहले यहाँ पे देखेंगे त्रिघाती है, क्योंकि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं तो इसमें त्रिघाती फलन है। अब इसके अंदर और भी मतलब एक्चुअल में क्या कि इतना डेप्थ में मेरे को नहीं लगता किसी ने न तो पढ़ा रहा है, न डिपार्टमेंट में यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, न किसी और जगह पे इस तरह की बातें हो रही है। अब वो जब मैंने ये चीज मैंने वहाँ पे सर के साथ डिस्कस करा उसके अंदर, तो जो बाहर के जो व्यक्ति थे चेन्नई का और वो जो थे वो तो समझ में आ गई, लेकिन यहाँ के जो बीजेवीसी के सर के थे जिनके ऊपर से निकल गई ये चीजें कि यार ये क्या कर दिया इसने। अब इसके अंदर अपन इसको ये भी बता सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जब अपन ने बोला कि टोटल प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या बोल दिया मैंने, मैक्सिमम है ना, टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है ना। और यहाँ पे जब अपन बोल रहे हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है, तो वहां पर क्या हो रहा है, एपी के और एमपी के बराबर हो रहा है। तो अपन यहाँ पे बोला कि इसके अंदर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो 0 है, तो इस पोजीशन के अंदर क्या हो रहा है, एपी के मैक्सिमाइज हो रही है, और एपी के बराबर क्या हो रहा है, एमपी के हो रहा है। इसी तरह से अगर अपन ने बोला मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो 0 हो रही है, तो क्या हो रहा है, एपीएल जो है वो मैक्सिमाइज हो रहा है, और एपीएल सॉरी एक मिनट, एमपी के 0 है तो एपीएल, हाँ, तो यहाँ पे एपीएल बराबर एमपीएल हो रहा है। और यहाँ पे ये हो गया कि एमपीएल जब 0 है
इट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो मैक्सिमम है, और यहां पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मैक्सिमम है। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, ऐसे घुमा के अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ दूं कि जब क्या बोलते हैं श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है तो वहां होता है, ये वाले ऑप्शंस डाल दिए मैंने, ग्रेटर देन, लेस देन और ये चीजें। आप बताओ सही हो पाएगा किसी का आंसर? बहुत रेयर वालों का होगा और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई पूछेगा ही नहीं। नीरज चेंज है थोड़ा बहुत? यस सर। नेट की क्लास में और इस क्लास में? हाँ जी सर, और इस बार मुझे भी ज्यादा बेटर समझ आ रहा है क्योंकि पहले थोड़ा बहुत बेस क्रिएटेड है, तो अब हाँ। जब दोबारा पढ़ रही हूँ, पहली बार तो कुछ कुछ टॉपिक थे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते थे या समझ नहीं आते थे, तो इसलिए। और इस बार चीजें भी नई लग रही है मुझे कुछ काफी। नहीं नहीं है ना, अभी एक्चुअली में क्या है कि मतलब अभी रुपेश जी ने क्या है, ये थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं 5-7 मिनट, इन्होंने मतलब ऐसा उठा दिया ना क्वेश्चन, तो फिर मेरे को भी तार खोलने पड़े ना, फिर उसी तरह से सारंगी में जो धुन आती है उसी तरह से आती है फिर, कि भाई कोई छेड़ेगा तभी तो धुन बनेगी, अदरवाइज तो धुन ही नहीं बनेगी ना। अब ये क्लियर है क्या बोलते हैं रुपेश जी? अब इसमें और जी देखो सर, चीज एक क्वेश्चन था सर। हाँ हाँ। सर जैसे टीपी एमपी एपी लेबर के अकॉर्डिंग जो रिलेशन बनता है, वो कैपिटल के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम में आता है, कैपिटल वेरिएबल है, सेम ही होगा? नहीं, उल्टा हो एमपी जाएगा। 0 तो टीपी मैक्सिमम। ये हो गया ना, मैंने बताया ना, एमपीएल 0 है तो टोटल प्रोडक्शन एपी के मैक्सिमम होगा, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। हाँ हाँ, एपी के यानी वो लेबर की जगह कैपिटल आ जाएगा बस। हाँ, मतलब जो ये रिलेशनशिप है ना वो उल्टी हो गई। अब मैं इसको आपको क्यों ऐसा बता रहा हूँ, आप भी, मैंने इस डायग्राम को देखो, मैंने इस डायग्राम के ऊपर यहाँ पे कारस्तानी क्योंकि ये भर गया। अब आप भी क्या करो, जो जो डायग्राम बनाओगे ना, या इसको फेयर करोगे, इसकी वो पीडीएफ तो आएगी आएगी, तो उसके अंदर क्या है, एक एक बड़े बड़े पेज पर इसको बनाना, और उसके अंदर ये सारी चीजें ना साइड साइड में छोटे छोटे से ये है अपने एक्चुअल में नोट्स जो है ना हलवा, वो ये है। अपन लैंग्वेज में लिख लेंगे तो फिर भी हो सकता है कंफ्यूज हो, यहाँ सारा का सारा हर जगह पे लिखा। अब यहाँ ये जो लैंग्वेज मेरे पास क्या है, मैं यहाँ क्यों लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मेरे को इसके यहाँ पे लिखना पड़ा। अब इसके अंदर यही पूछ लेते हैं, ये तो सब लोग बता देंगे, ऊपरी परिधि रेखा पर क्या होता है, निचली परिधि रेखा पर क्या होता है, ये तो सब मालूम है, एमपीएल 0 होती है निचली परिधि रेखा पर, ऊपरी परिधि रेखा के एमपी के 0 होता है। अब मैंने ये पूछ लिया कि सब क्या बोलते हैं, ऊपरी परिधि रेखा पर जो है पूंजी का उत्पादन क्या होता है, शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, या अधिकतम होता है, या क्या होता है, फिर वहां अटक जाएगा कोई आदमी, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वहां पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मैक्सिमम। अगर उसको ये डायग्राम आता है तो बना जाएगा, और नहीं है तो फिर नहीं आएगा। अच्छा, अब ये नोट हो गया हो तो एक और चीज करें। हो गया ये नोट? लोकेश जी? हाँ सर। हो गया। अब हाँ देखिए इसके अंदर एक और चीज लेके आते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ कॉर्डलेस प्रोडक्शन फंक्शन की। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉर्डलेस प्रोडक्शन फंक्शन ए एल अल्फा ए रेस टू पावर बीटा होता है, और इसके अंदर ये माना था कि इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। यानी इन दोनों का मान जो है 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, अगर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। अब इसके अंदर आप लोगों को हमने बताया हुआ है कि आउटपुट इलास्टिसिटी
आउटपुट इलास्टिसिटी ये क्या होती है, EL हमने निकाला था, ये क्या था, MPL अपॉन APL था, और ये क्या था, अल्फा। इसी तरह से ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, और ये आपके पास क्या है, कैपिटल है, ये आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। तो ये हो गया क्या, MPK अपॉन APK इज इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब ये हमने आपको बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू है अल्फा और बीटा की 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी 0 और 1 के बीच में रहेगी। यानी एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर और आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल जो है ये ऋणात्मक नहीं होंगी, यानी श्रम की उत्पत्ति लोच और पूंजी की उत्पत्ति लोच कभी भी ऋणात्मक नहीं होंगी। ठीक है, दूसरी चीज इनकी वैल्यू 0 और इसके बीच में है। ठीक है, और ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है, केस फर्स्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू MPL अपॉन APL इज इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, MPL इज इक्वल टू APL हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर अपन ने बीटा इज इक्वल टू MPK अपॉन APK इज इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या आएगा, MPK इज इक्वल टू APK आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, या दूसरा बनाऊं डायग्राम, एक और चलने दो, देखो अब आप लोगों को इसके अंदर देखिएगा कि MPL बराबर APL है, इन्होंने कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी इनका जो प्रोडक्शन फंक्शन था वो क्या था, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्यों बना, कि इस पॉइंट के ऊपर क्या है, APL बराबर MPL है, और यहां पर APL जो है वो क्या है, मैक्सिमम है। इट मीन इस बिंदु पर अल्फा जो है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर जो है वो कितनी है, 1 है। यानी इस पॉइंट के ऊपर आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर 1 है, और जो बीटा है कैपिटल की जो है वो 0 है इस पॉइंट के ऊपर। और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम आते इस पे तो क्या है, APK और MPK, यहां पर क्या है, आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल 1 है, और जो बीटा जो है, सॉरी अल्फा जो है वो क्या है, 0 है। तो सेकेंड स्टेज बेस्ट क्यों होती है, सेकेंड स्टेज बेस्ट इसीलिए होती है क्योंकि यहां पर जो है आउटपुट इलास्टिसिटी लेबर और कैपिटल का जो योग है वो 1 होता है, और यहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एग्जिस्ट होता है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जब एग्जिस्ट होता है तो सेकंड स्टेज होती है। और इसी के ऊपर हम ये बोलते हैं क्या, कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ेंगे, अल्फा को 1 को और 0 को जोड़ेंगे तो, और बीटा को इसको जोड़ेंगे जो, या इसको 0.6 और ये 0.4 करेंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आएगा। और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल जब होता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग उत्पत्ति ह्रास नियम एप्लीकेबल होता है।
ठीक है। अब इसके अंदर जैसे अगर अपने एक और चीज बन के आती है इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके अंदर, कि आप लोगों ने वो भी पढ़ा हुआ मिरर इफेक्ट। ये आपके पास क्या हो गया, एपीएल हो गया, ये एमपीएल हो गया। ये अब यहां पर अपने इस वाले पॉइंट पे एपीएल है बराबर एमपीएल है, एपीएल बराबर एमपीएल, तो आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर जो है इस पे क्या है 1 है, और यहां पर जो है एसी इजी एमसी इजिकल टू क्या है, यहाँ पे एवीसी है इस पॉइंट के ऊपर। यहां पर आपके पास एपीएल एमपीएल ज्यादा है, एमपीएल ज्यादा है, एपीएल कम है, तो क्या होगा, इसको अपन ने ऐसे लिखा एमपीएल इज ग्रेटर देन एपीएल, और इसको अपन ने ऐसे कर लिया एमपीएल अपॉन एपीएल इज ग्रेटर देन 1, तो वो वाली पोजीशन ये बन के आती है, ये वाली। तो ऐसी पोजीशन के अंदर क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होती है और मार्जिनल कॉस्ट कम होती है यहां पर। अब एक चीज इसके अंदर भी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये वाली स्टेज ही बेस्ट क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एग्जिस्ट होता है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर क्या होता है कि ये लॉ होता है जिसके ऊपर क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस की वाली पोजीशन यहाँ पर क्या होकर बन के आती है, और यहाँ पर क्या होता है पी इजिकल टू आपके पास ए आर इजिकल टू एम आर होता है। और इसी के अंदर हमने ये बता रखा है यूलर थ्योरम जो है वो यहाँ पर क्या होती है, एग्जिस्ट करती है, एल इजिकल टू एमपीएल प्लस के इजिकल टू एमपी के इजिकल टू क्यू, यानी साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के हिसाब से प्रतिफल दिया जाए तो उत्पादन समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोटेशन। क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो रहा है। तो ये जितना भी जो पार्ट है ना, कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन फंक्शन यहीं पे क्यों एग्जिस्ट करता है, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 1 क्यों होता है, यहीं पर परफेक्ट कंपटीशन क्यों होता है, इस पे यहाँ पे और यहाँ पे इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली पोजीशन बन के आती है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, लेबर का और साधनों का शोषण होता है, यहाँ पर नहीं होता, इसीलिए सेकंड स्टेज बेस्ट है। अब आपने ऐसा कभी देखा है क्लास के अंदर, कहीं पढ़ा है? लक्ष्मण जी, जी सर। ऐसा कभी आया है पढ़ाई के अंदर? नहीं सर। अब इसमें अब एक्चुअल में क्या कि ये सब क्या जो थ्योरीज है ना सारी की सारी एक साथ कॉम्पैक्ट है। अब जैसे मैंने कहा अभी इसमें मैंने किसी भी अगर अपन डोमर हेरोडोमर मॉडल लेंगे या अपन क्या बोलते हैं सोलो मॉडल लेंगे, वहां पे उसने बोला कि परफेक्ट कंपटीशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एग्जिस्ट हो रहा है। तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट होने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ये सारा, उसका मतलब होता है ये सारा कि यहाँ पर क्या बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा, यहाँ पे एमपीएल इक्वल टू एमपीएल वाली पोजीशन आ रही है, अल्फा बीटा बराबर सब चीजें बराबर हो रही है, तो वहां पर कॉर्डिनेट्स भी लग रहा है, परफेक्ट कंपटीशन भी लग रहा है, वहां पर क्या बोलते हैं ये जो सॉरी ये एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ भी चीजें इसमें नहीं हो रही, यहाँ पर क्या बोलते हैं आयलर पर भी उत्पादन समाप्ति पर भी लग रही है, तो सारी कुछ चीज उस जगह पे सेट हो रही है। तो आप देखना कई सारे जो लॉ बने हुए हैं, चाहे वो अपन जब डोमर मॉडल और ये सोलो मॉडल और ये जो लुइस मॉडल इसके अंदर जब हम जाएंगे तो वहां पर ये चीजें लिखी हुई है उन्होंने, और उन्होंने इस चीज को लिखा है सोलो मॉडल के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि उत्पादन के अंदर यदि साधनों को अलग अलग लगाते हैं,
साधनों को अलग अलग लेके यूज करते हैं तो उनकी सीमांत उत्पत्ति घटती है, लेकिन दोनों को साधनों को साथ लेके चलते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, उनकी सीमांत उत्पत्तियों यानी श्रम की उत्पत्ति लोच और पूंजी उत्पत्ति लोच का मान एक होता है। वो कॉर्पोरेट्स को भी लेके चल रहा है वहां पर। तो इसलिए क्या बोलते हैं ये चीज। और सोलो मॉडल जो है आप लोगों ने देखा होगा, सोलो मॉडल जो है अभी तक के जो ग्रोथ मॉडल के अंदर सबसे टॉप मॉडल जो है सोलो मॉडल बन के आता है, जिसको अंदर उसको उनको नोबल मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें वहां पर एक साथ क्या है, मिक्स है ये चीजें। यहां से अपन ने स्टार्ट किया था और इसके बाद यहाँ ये रिजलाइन वाली पोजीशन बन के आ गई सेकंड स्टेज बेस्ट की वजह से। और अब अपन ये जब उसके अंदर बात करते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम, तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, तो ये वाली स्टेज तो शो ही नहीं हो सकती। ऋणात्मक नियम का तो वैल्यू ही नहीं बनती, बात ही नहीं आती कि भैया जब इक्विलिब्रियम ये इसको अपन ऐसे ही बोलते हैं। रिजलाइन की परिभाषा क्या है कि परिधि रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आर्थिक व अनार्थिक क्षेत्रों को विभक्त करती हैं। आर्थिक या अनार्थिक क्षेत्रों को विभक्त करती है, यानी रिज लाइन जो होती है वो क्या इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जोन को क्या करती है, डिवाइडेड करती है। यानी एक तरह से लक्ष्मण रेखा है, इसके इधर जाओगे तो अनर्थ है, इसके इधर जाओगे तो अनर्थ है, बीच में ही सब चीजें हैं। मतलब पूरी रामायण बन जाती है इधर इधर जाने के बाद, और इधर जाने के बाद क्या बोलते हैं सब चीजें सुकून वाली बन के आती है। तो अब बताइए रुपेश जी, कोई डाउट है? जी नहीं सर। तो सेकंड स्टेज बेस्ट जो है इसलिए बन के आती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो क्वेश्चंस जो है ना उस हिसाब से बहुत सारे बने। अब जैसे इसके अंदर जैसे इसके ऊपर है ना, अब जैसे मैं ये पूछ लूं कि क्या बोलते हैं कि एवरेज प्रोडक्टिविटी और ये जो है आउटपुट इलास्टिसिटी 1 है, और इस वाली पोजीशन के अंदर जो आउटपुट इलास्टिसिटी क्या हो गई यहाँ पे ग्रेटर देन 1 हो गई, और यहाँ पे आउटपुट इलास्टिसिटी क्या हो गई लेस देन 1 हो गई, वाली पोजीशन बन के आ गई। तो इसके अंदर मार्जिनल कॉस्ट की पोजीशन क्या होगी? अगर यहाँ पे मैंने बोल दिया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी क्या बोलते हैं मैक्सिमम है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है मिनिमम है। यहाँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है मिनिमम है, तो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन जो है वो क्या है मैक्सिमम है। और इसके बाद क्या बोलते हैं ये जो पार्ट है कि ये 0 होता है तो ये इसके अंदर बढ़ता चला जाता है। अब जैसे आप ये कहते हैं ना कि सब सीमांत लागत बढ़ती हुई क्यों होती है, सप्लाई कर्व जो है हमने बोला कि सब एकदम स्ट्रेट हो जाता है, धनात्मक ढाल का क्यों होता है, एक तो बताते हैं ये रीजन है। दूसरा ये है कि फैक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी है, फैक्टर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो घटती चली जाती है। जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति जो है केवल 8 घंटे काम कर सकता है, जो शुरू के 5 घंटे जो काम करेगा बहुत अच्छे से काम करेगा, छठा सातवां आठवां घंटे के अंदर उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसको पेमेंट उतना ही करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से पूर्ति वक्र जो है ऊपर की ओर क्या हो जाता है, बेलोजदार वाली पोजीशन के अंदर बन जाता है और धनात्मक ढाल का बन के आता है। तो इसके अंदर कोई डाउट है तो पूछना है तो अपन वो करते हैं, अदरवाइज इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। अच्छा इसके अंदर वो भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, इसके अंदर यहाँ पर जो है परफेक्ट कंपटीशन, और यहाँ पर आपके पास इम्परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर इस स्टेज के अंदर यूलर्स थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल होती है इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर। और वो अपन ने इसके अंदर लिखी रखी है LMPL प्लस KMPK इज इक्वल टू, इसके अंदर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे EL जो है ग्रेटर देन 1 है, इसके अंदर जो है इस वाली पॉइंट के ऊपर EL जो है वो है EL जो है वो 1 है, इसके ऊपर जो है EK जो है वो 1 है, और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो EL जो है वो लेस देन 1 है।
उल्टा करेंगे तो ये इस पे इधर क्या आएगा, ई के जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी, यहाँ ई के जो है वो लेस देन 1 आएगी, और यहाँ ई एल और ई के जो है दोनों उस वाली पोजीशन के अंदर बन के आएंगे। ये डायग्राम्स आप लोगों ने बना लिया है। पर एक्चुअल में क्या है, इतना डेप्थ में जानते हैं ना कि एक्चुअल में कई बच्चों ने इसके ऊपर, अब एक्चुअल में टॉपिक्स थोड़ा सा इजी है तो बच्चे जो है खूब सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर लेके आते हैं, तो उसके ऊपर चलता जाता है दिमाग, दिमाग चलता जाता है तो वो ऐसे पोजीशन के अंदर बन के आते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो लिखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा एक और लिख लीजिएगा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे जो परफेक्ट कंपटीशन आ गया तो इसको भी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं केवल नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं आपसे लोगों से कि ये आपका टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको कैसे मालूम चलेगा, केवल यही दे रखा है आपको, टोटल प्रोडक्शन फंक्शन ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि इसमें उत्पादन की प्रथम अवस्था कहाँ है, द्वितीय अवस्था कहाँ है और तृतीय अवस्था कहाँ है। नेहा तिवारी। कृति आप बताओ। संगीता वर्मा जी। नेहा। हाँ सर जो कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसका इंक्रीजिंग स्टेज होगा, हाँ। और जहाँ पे वो अपना मैक्स पे है वहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट, और फिर वो स्लोली स्लोली डिमिनिश करके नेगेटिव होता नहीं रहेगा। तो ये कहाँ पे लगाऊं निशान, अंदाजे से लगेगा या एग्जैक्ट निकल के आएगा। एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब नहीं एग्जैक्ट ही तो आना चाहिए, तो अपन क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछ रहे हैं। लक्ष्मण जी आपको आएगा ये आंसर। हाँ लक्ष्मण जी आपको आवाज आ रही है। जी सर। आप इसके अंदर बता सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैसे आएगी। सर वो भाई इसके टेंजेंट खींच के सर। हाँ हाँ आई ना, मैंने कहा आप बता सकते हो। ये तो अपन को क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये थर्ड स्टेज हो गई। अब फर्स्ट और सेकंड का बाइफिकेशन करना है, तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान होना चाहिए कि जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो बराबर होगी, वहां पर क्या होगा कि ये लाइन जो है उसको टच करेगी। सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ये जो पॉइंट होगा ना इसका, इस पर क्या होगा, एपीएल मैक्सिमम होगा। ऐसे बनता है ये इसको बोलते हैं अपन टेंजेंट लाइन, यानी
एक ऐसी स्पर्श रेखा होती है। अच्छा, ये चीज भी आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए मैंने इसके अंदर एपीएल निकाला, ये जो कर्व है इसके अंदर एपीएल निकालूंगा तो मैं यहाँ से कट लगाऊंगा, ऐसे कट लगाऊंगा, तो ये वाली लाइन आई, ये लाइन आई, ये लाइन आई, ये लाइन आई। लेकिन एक लाइन ऐसी होती है जो स्पर्श रेखा, जो इसको टच भी करती है और उसको कट भी करती है। उस बिंदु पर क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो मैक्सिमम होता है, और वहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन जो लेबर बराबर होते हैं। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है, तो इस पोजीशन को ऐसे निकाला जा सकता है कि इस बिंदु पर क्या बोलते हैं वो कैलकुलेट होके आती है। ठीक है, और ये कभी है के अंदर आ रही है, क्यूबिक वाले के अंदर। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसमें और आनंद ले लिया जाए। मान लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो क्वाड्रेटिक है। कौन सा? द्विघाती। कौन सा है? द्विघाती है। तो द्विघाती के अंदर क्या बनेगा, जो टोटल प्रोडक्शन फंक्शन है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये क्या होगा, सॉरी, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्शन जो 0 होगा, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर ऐसा आएगा, और मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर ऐसा आएगा। इस पे मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो है वो क्या आएगा, 0। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक। और अगर लीनियर हुआ तो ये टोटल प्रोडक्शन ऐसा बन के आएगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ लेबर और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर, ये बन के आएगा। अब रुपए जी आप हो क्लास में? जी सर। अब क्वेश्चन यहां आता है, मेरे पास पेपर नहीं आता है कि अगर उत्पादन फलन द्विघातीय है, क्वाड्रेटिक है, तो उत्पादन की कौन कौन सी अवस्थाएं बनेंगी? प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसके अंदर ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज, बी है सेकंड स्टेज, सी है थर्ड स्टेज, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो आप बताएं क्या बनेगी? ये एचएल आहूजा में दे रखा है, डायग्राम्स दे रखे हैं नई वाली में ना, इंग्लिश वाली के अंदर। ये दे रखा था, मैंने देखा था इसको। और जो मैं आपको एक बोल रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एक मिनट, क्या बोलते हैं रितेश जी, ये वाला जो डायग्राम है, रुपेश जी, मैंने ये वाला डायग्राम भी इसी में बना हुआ है, पेज नंबर 399 पेज पे, इंग्लिश वाली बुक के अंदर। ये वाला पॉइंट है ना, और इसके अंदर भी जो जो ये घुमाव है, यहाँ तो मैंने तिरछा एकदम शार्प ले रखा है, वो ऐसे ही है जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, फ्लैटर, इस तरह की फॉर्म में, फ्लैटर फॉर्म पे अंदर है इंग्लिश वाली के अंदर। और इसके अंदर वो चीजें वो दे रखी हैं, और दूसरा भी एक और दे रखा था इसके अंदर जो मैं आगे लेके जा रहा था। इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा सा क्या है कि अच्छा दे रखा है।
ये वाले ऐसे क्वाड्रेटिक और ये वाले जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, उसके अंदर मैंने देखा था इसके अंदर की भी ऐसे भी, जो मैंने पहले भी वहाँ डिस्कस किए थे, वहाँ था ये। तो अब ये आप तो ये बताइए कि इसके अंदर, हाँ द्विघाती कैसे पहचानना है? द्विघाती त्रिघाती कैसे पहचानेंगे? ये त्रिघातीय के अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये ऐसी शेप बन के आएगी। अब एक्चुअल में मैंने आपको ये वाली चीज वहां पे भी बताई थी, टोटल यूटिलिटी वाले के अंदर भी कुल उपयोगिता फलन जितने भी बन के आते हैं वहां पर क्या बोलते हैं, हमने बताया था कि वो द्विघातीय होते हैं, त्रिघातीय नहीं होते हैं, है ना। और वहां पे मैं डिस्कस किया भी था, तो उसके अंदर आपने देखा होगा मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिग्री की होती है। ये वाला आपने, अब एक्चुअल में क्या है, ये मैथ्स का खेल है। ये टोटल रेवेन्यू कर्व है, टोटल रेवेन्यू में AR MR ऐसे ही आता है ना। तो वेरिएबल लेबर ऐसे क्यों नहीं हो सकती? तो इसके अंदर जब ऐसे द्विघाती होगा तो केवल और केवल यहाँ पे क्या होगा, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बनेगी ये, और ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बनेगी। स्टार्टिंग ही सेकंड स्टेज ऑफ लेबर से होगी, और जब ये वाली पोजीशन होगी तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, ओनली सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बनेगी, थर्ड स्टेज लेबर नहीं है और फर्स्ट स्टेज लेबर नहीं है। अब ये वाली, अब ये कह सकता है सब ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या बोलते हैं नहीं हो, तो ये एक्चुअल में क्या परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है। एक्चुअल में क्या परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन है, तो उसके अंदर ये AR बराबर MR होता है, ये इस तरह की पोजीशन बन के आती है, ये अपन बना के आते हैं, तो वहां सेकंड स्टेज ही बेस्ट क्यों होती है, उसका एक रीजन ये भी आ जाता है, ये भी एक रीजन आ जाता है। तो इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि क्या बोलते हैं, अगर त्रिघातीय फलन है तो उसके अंदर तीनों स्टेज बनेगी, अगर द्विघातीय फलन है तो उसके अंदर सेकंड और थर्ड स्टेज बनेगी, अगर क्या बोलते हैं एक घातीय यानी लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर है ना, लीनियर, तो वहां पर क्या बोलते हैं ओनली सेकंड स्टेज ऑफ लेबर बनेगी। यहां पर आपके पास सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और वैसा वाला बन के आएगा, तो वो आपके पास चीजें वैसी बन के आएंगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसे दे रखा है। ज्यादातर जो अपन प्रोडक्शन फंक्शन अभी तक पढ़ के आए वो ये वाले इसी तरह के पढ़ के आए और इसी के ऊपर होता है। लेकिन अब जैसे बात आती है कि साहब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट क्या है, अब क्या क्या क्लियर होते हैं, जब हम तीनों तरह के प्रोडक्शन फंक्शन को अलग अलग स्टेज में करते हैं, वहां टोटल रेवेन्यू के अंदर भी करते हैं, टोटल कॉस्ट के अंदर भी करते हैं, इस तरह के। तो हमको स्टार्टिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, हमको वक्रों की स्थिति और उनका ढाल निकालना, उनके एवरेज निकालना, और सब चीजें पहले ये सब चीजें समझा ही होनी चाहिए, फिर जाकर के इस चीज को पढ़ाना चाहिए, फिर आता है क्या बोलते हैं क्लियरिटी बन के आती है।